हेलो दुनिया के फ्यूचर बिल्डर्स। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। ये आपके चारों ओर है, ये आपके पैरों के नीचे है, ये वही है जिस पर आप बनाते हैं। ये जियोलॉजी है। तो जियोलॉजी क्या है? इसे पृथ्वी की ऑटोबायोग्राफी समझो। ये वह साइंस है जो हमारे प्लैनेट, जिन चीजों से वह बना है, उन चीजों पर काम करने वाले प्रोसेसेस और ये सब कैसे बना इसका इतिहास पढ़ता है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे ओशंस तक जियोलॉजी हमें हमारे घर की कहानी बताती है। यह एक कहानी है जो पत्थर, मिट्टी और पानी में लिखी गई है, और यह एक कहानी है जिसे हमें पढ़ना सीखना होगा। इस पर ध्यान दो। अब आपको, जो एक ब्रिलियंट सिविल इंजीनियर बनने वाले हो, चट्टानों और गंदगी की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप जो कुछ भी बनाएंगे, एक स्काईस्क्रैपर, एक ब्रिज, एक डैम, एक रोड या यहां तक कि एक सिंपल घर, वह पृथ्वी से जुड़ा होगा। जियोलॉजी को समझना एक सुपर पावर होने जैसा है। यह आपको यह जानने की परमिशन देता है कि क्या जमीन आपकी स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए काफी मजबूत है। यह आपको बनाने के लिए सबसे अच्छे मटेरियल्स खोजने में मदद करता है। यह आपको लैंडस्लाइड्स या अर्थक्वेक्स जैसे खतरों के बारे में चेतावनी देता है। जियोलॉजी को इग्नोर करना रेत पर घर बनाने जैसा है, यह जाने बिना कि वह रेत है। यह तबाही का एक नुस्खा है। तो जियोलॉजी आपको सेफली और स्मार्टली बनाने के लिए आपका गाइड है। चलो इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। जियोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं। हर एक पृथ्वी की बड़ी किताब में एक अलग चैप्टर है। फिजिकल जियोलॉजी उन मटेरियल्स को देखती है जिनसे पृथ्वी बनी है, और उन प्रोसेसेस को जो इसे अभी शेप दे रहे हैं, जैसे कि वोल्केनो का इरप्ट होना या नदियों का कैनियन बनाना। हिस्टोरिकल जियोलॉजी एक टाइम मशीन की तरह है। यह अरबों सालों में हमारे प्लैनेट की ओरिजिन और इवोल्यूशन को देखती है। फिर आपके पास स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जो हमारा फोकस है, जियोलॉजिकल नॉलेज को इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करती है। हाइड्रोजियोलॉजी अंडरग्राउंड वाटर को पढ़ती है, जो वाटर सप्लाई के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मिनरलॉजी मिनरल्स के बारे में है, जो चट्टानों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखा, ये एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग फील्ड है। एक सिविल इंजीनियर के लिए यह साइंस सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल टूल है। इमेजिन करो कि आपको एक नई हाईवे डिजाइन करने का काम सौंपा गया है। आपको यह जानना होगा कि आप किस तरह की चट्टानों और मिट्टी को काटेंगे। क्या वे स्टेबल हैं, या भारी बारिश के बाद वे नीचे गिर जाएंगे, या शायद आप एक डैम बना रहे हैं। आपको यह एंश्योर करना होगा कि उसके नीचे की चट्टान पोरस नहीं है, वरना सारा पानी बस लीक हो जाएगा। ये छोटे डिटेल्स नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट्स की सक्सेस और सेफ्टी के लिए फंडामेंटल है। जियोलॉजी को समझना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है, जो जान, पैसा और समय बचा सकते हैं। यह सभी अच्छी इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है। चलो एक इनक्रेडिबल जर्नी पर चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ट्रैवल। हमारा प्लैनेट सिर्फ एक सॉलिड बॉल ऑन फ्रॉक नहीं है, यह कई लेयर्स से बना है, जैसे एक प्याज या एक जॉ ब्रेकर कैंडी। हर लेयर की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हें समझना सतह पर होने वाली हर चीज को समझने की कुंजी है। अर्थक्वेक से लेकर पहाड़ों के बनने तक। सबसे बाहरी लेयर जिस पर हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। यह प्लैनेट के बाकी हिस्से की तुलना में बहुत पतली है, जैसे एक सेब की स्किन। यह वह जगह है जहां हम जो भी एक्शन देखते हैं वह होता है, और यहीं हम अपनी सभी अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्रस्ट के नीचे हमें मेंटल मिलता है। मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर है, जो हमारे प्लैनेट के वॉल्यूम का लगभग 84% बनाती है। यह गर्म, डेंस, सेमी सॉलिड रॉक से बनी है, जो बहुत बहुत धीरे धीरे बहती है, जैसे सुपर थिक हनी। मेंटल में यह स्लो मोशन मूवमेंट ही क्रस्ट पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को चलाता है। यह मूवमेंट, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, इसी वजह से हमारे पास कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, अर्थक्वेक और वोल्केनो हैं। तो हमारे पैरों के नीचे की धीमी हलचल सतह पर कुछ सबसे ड्रामेटिक इवेंट्स के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे प्लैनेट की जियोलॉजी को चलाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है। और भी गहरा, हम पृथ्वी के कोर तक पहुंचते हैं, जो दो पार्ट्स में बंटा है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर सुपर हॉट लिक्विड मेटल, ज्यादातर आयरन और निकल का एक स्पिनिंग स्फीयर है। इस लिक्विड मेटल का मूवमेंट इनक्रेडिबल है, क्योंकि यह पृथ्वी का मैसिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड एक विशाल इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। आउटर कोर के बिना पृथ्वी पर जीवन शायद पॉसिबल ही नहीं होता। यह हमारे प्लैनेट का पर्सनल बॉडीगार्ड है, और यह हमारे चलने वाली जमीन से हजारों किलोमीटर नीचे है। काफी कूल है ना? आखिर में हमारे प्लैनेट के बिल्कुल सेंटर में हमें इनर कोर मिलता है। आउटर कोर से भी ज्यादा गर्म होने के बावजूद
पृथ्वी के सेंटर में इतना ज्यादा प्रेशर है कि यह आयरन और निकल को सॉलिड स्टेट में धकेलता है। तो हमारे पास एक सॉलिड मेटल बॉल है हमारे दुनिया के बिल्कुल दिल में, जो घूम रही है। एक इंजीनियर के लिए इन लेयर्स के बारे में जानना बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करता है। यह आपको बताता है कि जमीन क्यों हिलती है, जियोथर्मल एनर्जी कहां से आती है, और कुछ रीजंस जियोलॉजिकल हैजर्ड्स के लिए ज्यादा प्रोन क्यों होते हैं। यह गहरा नॉलेज सतह पर महारत हासिल करने का पहला कदम है। चट्टानें मजबूत लगती हैं, है ना? ऐसा लगता है कि वे हमेशा रहेंगी, लेकिन वे नहीं रहती। समय के साथ सबसे ऊंचे पहाड़ भी वेदरिंग नामक एक प्रोसेस से घिस जाते हैं। वेदरिंग चट्टानों, मिट्टी और मिनरल्स का पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, पानी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के संपर्क से टूटना है। यह एग्रीकल्चर के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी और नए चट्टानों को बनाने वाले सेडिमेंट्स को बनाने का पहला कदम है। यह एक धीमा, पेशेंस वाला प्रोसेस है जो लगातार हमारे प्लैनेट के चेहरे को फिर से आकार दे रहा है। इस चट्टान तोड़ने वाली कार्रवाई के 3 मुख्य प्रकार हैं: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं, जिसे मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। यह तब होता है जब चट्टानें अपने केमिकल कंपोजिशन को बदले बिना छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यह एक कुकी को हथौड़े से तोड़ने जैसा है। आपको उसी कुकी के छोटे टुकड़े मिलते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण फ्रॉस्ट वेजिंग है। पानी एक चट्टान की क्रैकों में रिसता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो पानी जम जाता है और फैलता है, दरार को और चौड़ा कर देता है। यह प्रोसेस बार बार रात भर दोहराता रहता है, जब तक कि चट्टान का एक टुकड़ा टूट नहीं जाता। यह पहाड़ी इलाकों में बहुत कॉमन है और इंजीनियर्स को ठंडे क्लाइमेट में सड़कों या टनल को डिजाइन करते समय इस पर विचार करना चाहिए। अगला है केमिकल वेदरिंग। यह तब होता है जब चट्टान का केमिकल मेकअप बदल जाता है, जिससे वह टूट जाती है। यह दूध में कुकी के घुलने जैसा है। एक कॉमन उदाहरण जंग का बनना है, जो तकनीकी रूप से आयरन का ऑक्सीडेशन है। जब आयरन वाली चट्टानें ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आती हैं, तो वे जंग लग सकती हैं और टूट सकती हैं, जिससे उनका रंग लाल भूरा हो जाता है। केमिकल वेदरिंग का एक और शक्तिशाली रूप तब होता है जब बारिश का पानी, जो थोड़ा एसिडिक होता है, लाइमस्टोन जैसी कुछ प्रकार की चट्टानों को घोल देता है। इससे विशाल अंडरग्राउंड गुफा सिस्टम और सिंकहोल बन सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा खतरा है। इंजीनियर्स को बनाने से पहले लाइमस्टोन की जांच करनी चाहिए। आखिर में बायोलॉजिकल वेदरिंग है। यह तब होता है जब जीवित चीजें चट्टानों को तोड़ने का कारण बनती हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जीवन एक शक्तिशाली जियोलॉजिकल फोर्स है। एक साधारण उदाहरण एक पेड़ की जड़ का चट्टान की दरार में बढ़ना है। जैसे जैसे जड़ बड़ी और मजबूत होती जाती है, वह दरार को अलग कर देती है और आखिर में चट्टान को तोड़ देती है। आपने शायद इसे फुटपाथों पर देखा होगा, जो पेड़ की जड़ों से मुड़ गए हैं। लाइकेन और बैक्टीरिया जैसे छोटे जीव भी चट्टानों को तोड़ सकते हैं, जिससे वे केमिकल पैदा करते हैं जो चट्टान की सतह को घोल देते हैं। इन सभी प्रकार की वेदरिंग को समझना इंजीनियर्स को यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स समय के साथ कैसे व्यवहार करेंगे और नेचुरल लैंडस्केप कैसे बदल सकते हैं। अगर वेदरिंग चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया है, तो इरोजन उन टूटे हुए टुकड़ों को दूर ले जाने की प्रक्रिया है। और आप जानते हैं, इस मटेरियल को ले जाने वाले 2 सबसे शक्तिशाली आर्टिस्ट या स्कल्प्टर नदियां और हवा हैं। चलो नदियों से शुरू करते हैं। नदियां लगातार काम कर रही हैं। जिस जमीन से वे बहती हैं उसे बदल रही हैं। इस काम को 3 मुख्य कामों में बांटा जा सकता है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। सबसे पहले इरोजन नदी द्वारा अपनी तलहटी और किनारों से चट्टान और मिट्टी को उठाने की प्रक्रिया है। तेज बहता पानी लिक्विड सैंडपेपर की तरह काम करता है, लैंडस्केप को स्क्रेपता है और लाखों सालों में घाटियों और कैनियन को तराशता है। ग्रैंड कैनियन एक शानदार उदाहरण है कि एक नदी क्या कर सकती है। एक बार जब नदी इस मटेरियल को उठा लेती है, तो उसका अगला काम ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह सेडिमेंट को डाउनस्ट्रीम ले जाती है। एक नदी कितना मटेरियल ले जा सकती है और उसका साइज उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो उसकी स्पीड और वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक तेज बाढ़ वाली नदी बड़े बड़े बोल्डर को ले जा सकती है, जबकि एक धीमी आलसी नदी केवल बारीक सिल्ट और क्ले को ले जा सकती है। यह ट्रांसपोर्टेड मटेरियल ही नदी के पानी को मड़ी दिखाता है। एक इंजीनियर के रूप में आपको पुलों को डिजाइन करते समय इस प्रक्रिया को समझना होगा। पुल के पियर्स पानी के बल और साथ बहने वाले किसी भी मलबे के प्रभाव का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होने चाहिए। आखिरकार जैसे जैसे एक नदी धीमी होती है, वह अपनी एनर्जी खो देती है
और अपने सभी सेडिमेंट को अब ले नहीं जा सकती, तो वह उसे गिराना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं। बजरी और रेत जैसे भारी मटेरियल्स पहले गिरते हैं, जबकि सिल्ट जैसे हल्के मटेरियल्स और आगे ले जाए जाते हैं। यह डिपोजिशन सभी प्रकार के लैंडफॉर्म बनाता है। उदाहरण के लिए डेल्टा वहां बनते हैं जहां एक नदी एक झील या महासागर से मिलती है, जिससे भारी मात्रा में सेडिमेंट गिरता है। पहाड़ों के बेस पर एलुवियल फैन बनते हैं, और फ्लड प्लेन एक नदी के बगल में सपाट क्षेत्र बाढ़ के दौरान जमा हुए सेडिमेंट की परतों से बनते हैं। इन फ्लड प्लेन में बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन ये जाहिर है बनाने के लिए बहुत जोखिम भरे स्थान भी होते हैं। अब चलो दूसरे महान स्कल्प्टर हवा की ओर मुड़ते हैं। जबकि पानी हर जगह एक बड़ी शक्ति है, हवा विशेष रूप से रेगिस्तानों जैसे शुष्क एरिड रीजन्स में शक्तिशाली होती है, जहां मिट्टी को पकड़ने के लिए बहुत कम वेजिटेशन होती है। नदियों की तरह हवा भी इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। हवा का कटाव एब्रेसन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है, जहां हवा रेत के कणों को ले जाती है और चट्टान की सरफेसों से टकराती है, जिससे उन्हें अजीब और सुंदर आकार मिलते हैं, जिन्हें वेंटिफैक्ट्स कहते हैं। यह बड़ी मात्रा में ढीली रेत को भी उठा सकती है और हटा सकती है, एक प्रक्रिया जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, जो रेगिस्तान के फर्श में डिप्रेशन बना सकती है, जिन्हें ब्लोआउट्स कहते हैं। ये प्रक्रियाएं फाउंडेशन को प्रभावित कर सकती हैं और स्ट्रक्चर्स को घिस सकती हैं। हमने बात की है कि चट्टानें कैसे टूटती हैं और उनके टुकड़े कैसे इधर उधर होते हैं, लेकिन जब वह मटेरियल सेटल हो जाता है और डेवलप होने लगता है तो क्या होता है? वह मिट्टी बन जाता है। मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम है जो जीवन और इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदते तो आप देखते कि मिट्टी लेयर्स में अरेंज्ड है। इन लेयर्स को होराइजन्स कहते हैं, और सतह से लेकर बेडरॉक तक लेयर्स के पूरे सीक्वेंस को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इस प्रोफाइल को समझना एक सिविल इंजीनियर के लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हर लेयर की प्रॉपर्टीज बहुत बहुत अलग हो सकती है। सबसे ऊपर हमारे पास ओ होराइजन है। ओ ऑनऑर्गेनिक के लिए है। यह लेयर सड़ी हुई पत्तियों, टहनियों और दूसरे ऑनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। यह आमतौर पर गहरे रंग की होती है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। एक जंगल के नरम स्पॉन्जी फर्श के बारे में सोचो। जबकि यह लेयर पेड़ पौधे उगाने के लिए बहुत अच्छी है, यह बनाने के लिए बहुत खराब है। यह कमजोर है और आसानी से कंप्रेस हो जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इस टॉप सॉइल लेयर को खुरचकर हटाना होगा, इससे पहले कि आप फाउंडेशन डालने के बारे में सोच भी सकें। यह किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत अच्छे कारण से एक स्टैंडर्ड पहला कदम है। ऑनऑर्गेनिक लेयर के नीचे ए होराइजन है, जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। यह ऊपर से ऑनऑर्गेनिक मटेरियल और नीचे से वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर है। यह वह लेयर है जहां ज्यादातर पौधों की जड़ें बढ़ती हैं और जहां ज्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। यह अभी भी काफी गहरा है, लेकिन ओ होराइजन से ज्यादा मिनरल बेस्ड है। ओ होराइजन की तरह टॉप सॉइल भी आमतौर पर भारी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए अनसूटेबल होता है, क्योंकि यह कंप्रेसिबल होता है और इसकी प्रॉपर्टीज मॉइस्चर कंटेंट के साथ बदल सकती है। इंजीनियर्स अक्सर कंस्ट्रक्शन के दौरान इस वैल्यूएबल टॉप सॉइल को बचाते हैं और फिर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसे लैंडस्केपिंग के लिए साइट पर वापस फैला देते हैं। जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हम बी होराइजन या सबसॉइल तक पहुंचते हैं। इस लेयर में बहुत कम ऑनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और यह वेदर्ड रॉक के छोटे पार्टिकल्स जैसे क्ले, सिल्ट और सैंड से बना होता है। ऊपर की लेयर से नीचे धोए गए मिनरल्स अक्सर यहां जमा होते हैं। सबसॉइल आमतौर पर टॉप सॉइल से ज्यादा डेंस और स्टेबल होता है। यह अक्सर वह लेयर होती है जहां छोटे बिल्डिंग्स जैसे घरों की फाउंडेशन टिकती हैं। हालांकि एक इंजीनियर को अभी भी इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से टेस्ट करने की जरूरत होती है। इस लेयर में कुछ क्ले गीले होने पर फूल सकते हैं और सूखने पर सिकुड़ सकते हैं, जिससे फाउंडेशन में दरार आ सकती है। आखिर में हम सी होराइजन तक पहुंचते हैं, जिसमें आंशिक रूप से वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल होता है। यह मिट्टी से ज्यादा टूटी हुई चट्टान जैसा दिखता है। यह ऊपर की मिट्टी और नीचे के सॉलिड बेडरॉक के बीच की ट्रांजिशनल लेयर है। स्काईस्क्रैपर या पुल जैसी बड़ी स्ट्रक्चर्स के लिए गहरी फाउंडेशन, जिन्हें पाइल्स या पियर्स कहते हैं, अक्सर सभी ऊपरी लेयर्स से नीचे धकेली जाती हैं, ताकि वे इसी होराइजन पर या इससे भी बेहतर इसके नीचे के सॉलिड अनवेदर्ड बेडरॉक, जिसे आर होराइजन कहते हैं, पर मजबूती से टिक सकें। यह एंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर का एक सॉलिड बिना हिलने वाला बेस हो। सॉइल प्रोफाइल को समझना सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है,
ये सेफली बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। हमारा प्लैनेट हमेशा शांत और स्थिर नहीं रहता। कभी कभी ये अपनी अपार शक्ति को बहुत ड्रामेटिक तरीकों से दिखाता है। चलो इन दो घटनाओं के बारे में बात करते हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक। सबसे पहले वोल्केनो। एक वोल्केनो मूल रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में एक वेंट या ओपनिंग होती है जिसके माध्यम से पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहते हैं, गर्म गैसों और राख के साथ सतह पर फूटती है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। ये इरप्शन समय के साथ पहाड़ों का निर्माण कर सकते हैं। ज्वालामुखी आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की बाउंड्री पर बनते हैं, जहां प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर खींच रही होती हैं या एक दूसरे को धकेल रही होती हैं, जिससे नीचे के मेंटल से मैग्मा के बाहर निकलने के रास्ते बनते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और उनका आकार उनके फूटने वाले लावा के प्रकार पर निर्भर करता है। हवाई में शील्ड ज्वालामुखी बहुत तरल लावा से बनते हैं जो लंबी दूरी तक बहता है। इससे चौड़े हल्के ढलान वाले पहाड़ बनते हैं जो जमीन पर पड़े एक योद्धा की ढाल की तरह दिखते हैं। दूसरी ओर स्ट्रेटोवोल्केनो या कंपोजिट ज्वालामुखी, जैसे जापान में माउंट फूजी, चिपचिपी, मोटी लावा और विस्फोटक राख की वैकल्पिक परतों से बनते हैं। इससे क्लासिक खड़ी शंकु के आकार के पहाड़ बनते हैं जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। ज्वालामुखी के प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। लावा प्रवाह, राख के बादल जो हवाई यात्रा को बाधित करते हैं, और घातक मिट्टी के प्रवाह जिन्हें लहर्स कहते हैं। अब दूसरे बड़े इवेंट की बात करते हैं, अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना होता है। यह पृथ्वी की क्रस्ट में ऊर्जा के तेजी से निकलने के कारण होता है। यह ऊर्जा आमतौर पर तब निकलती है जब टेक्टोनिक प्लेटें, जो हमेशा धीरे धीरे चलती रहती है, अपने किनारों पर अटक जाती है। स्ट्रेस सालों साल बढ़ता जाता है और जब स्ट्रेस चट्टानों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे अचानक टूट जाती हैं और एक फॉल्ट लाइन के साथ खिसक जाती हैं। यह अचानक गति सभी दिशाओं में शॉकवेव या भूकंपीय तरंगे भेजती है और यही हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है। जमीन खुद हमारे पैरों के नीचे हिलती है। भूकंपों को समझने के लिए हमें दो मुख्य शब्दों को जानना होगा, फोकस और एपिसेंटर। फोकस या हाइपोसेंटर वह बिंदु है जो पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है, जहां भूकंप वास्तव में शुरू होता है, जहां चट्टान पहली बार टूटती है। एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो फोकस के ठीक ऊपर होता है। हिलना आमतौर पर एपिसेंटर पर सबसे मजबूत होता है और उससे दूर जाने पर कमजोर होता जाता है। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में बिल्डिंग्स डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स एक फील्ड जिसे सीस्मिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो हिलने के साथ झूलने के लिए पर्याप्त लचीली हों, बजाय कठोर होने और टूट जाने के। यही कारण है कि जियोलॉजी को समझना जीवन और मृत्यु का मामला है। तो हमने पृथ्वी के केंद्र तक यात्रा की है, पहाड़ों को टूटते हुए देखा है, नदियों और हवा को जमीन को तराशते हुए देखा है और प्लेनेट को हिलते हुए महसूस किया है। यह सब आपके लिए, सिविल इंजीनियर के लिए क्या मायने रखता है? यह सब कुछ मायने रखता है। जियोलॉजी सिर्फ एक बैकग्राउंड साइंस नहीं है, यह वही ब्लूप्रिंट है जिससे आपको अपनी पहली लाइन खींचने से पहले सलाह लेनी चाहिए। हर एक इंजीनियरिंग डिसीजन, जैसे सड़क कहां बनानी है से लेकर डैम कैसे डिजाइन करना है, साइट की जियोलॉजी से प्रभावित होता है। एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ जमीन पर नहीं बनाता, वे जमीन के साथ काम करते हैं, उसकी ताकतों और कमजोरियों का सम्मान करते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण के बारे में सोचो, एक पहाड़ के माध्यम से एक टनल बनाना। एक जियोलॉजिकल सर्वे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। आपको यह जानना होगा कि आप किस प्रकार की चट्टानों का सामना करेंगे। क्या वे कठोर, स्थिर ग्रेनाइट हैं या वे नरम, फ्रैक्चर शेल हैं जो ढह सकते हैं? क्या पहाड़ से कोई फॉल्ट लाइनें गुजर रही हैं जो कमजोरी का एक जोन हो सकती है? क्या भूजल है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल में बाढ़ ला सकता है? इन जियोलॉजिकल क्वेश्चंस के जवाब टनल के रास्ते, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी के प्रकार और आपको कितनी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स स्थापित करने की जरूरत है, यह निर्धारित करेंगे। इसे इग्नोर करने से विनाशकारी विफलताएं हो सकती हैं। एक और प्रोजेक्ट पर विचार करें, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए एक बड़ा डैम। उस डैम की सेफ्टी और सक्सेस पूरी तरह से जियोलॉजी पर निर्भर करती है। फाउंडेशन मजबूत, अभेद्य चट्टान पर बनाई जानी चाहिए जो डैम के भारी वजन और उसके पीछे के पानी को सपोर्ट कर सके। आसपास की घाटी की दीवारें स्थिर होनी चाहिए और जलाशय भरने पर लैंडस्लाइड के लिए प्रोण नहीं होनी चाहिए। एक जियोलॉजिस्ट चट्टान के प्रकारों का अध्ययन करेगा, फॉल्ट्स की तलाश करेगा और डैम के माध्यम से या उसके नीचे
पानी के लीक होने के जोखिम का आकलन करेगा। खराब जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के कारण गलत साइट का चुनाव करने से डैम की विफलता हो सकती है, जो एक इंजीनियर के सामने आने वाली सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जियोलॉजी को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखें। यह आपको सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझकर आप समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले ही उनका अनुमान लगा सकते हैं। आप पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे एग्रीगेट के लिए मजबूत चट्टान या सप्लाई के लिए भूजल, एक सस्टेनेबल तरीके से। आप सिर्फ आज के लिए नहीं बना रहे हैं, आप भविष्य के लिए बना रहे हैं, और वह भविष्य उन्हीं जियोलॉजिकल शक्तियों द्वारा आकार दिया जाएगा जिन्होंने अरबों सालों से हमारे प्लैनेट को आकार दिया है। तो आगे बढ़ो, पृथ्वी की भाषा सीखो और एक बेहतर सुरक्षित दुनिया बनाओ। इस पर ध्यान दो।